किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, हमारी जो खेती बाड़ी है, किसानी है, वो सीधी मौसम से जुड़ी हुई है और मौसम के साथ ही जो है हमारी फसल की गुणवत्ता है, उसकी जो कीमत है, वो सब निर्धारित हुआ है। और जो ये मौसम चल रहा है इस टाइम, मानसून का मौसम चल रहा है और इस मानसून के मौसम में हमने अपनी फसल का प्रबंधन किस तरह करना है, इस बारे में हमने जानकारी ली मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता जी से, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं और मौसम वैज्ञानी हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। तो उनसे हमने बातचीत की, उसी बातचीत की अंश आपने सुना हुआ है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मानसून के मौसम में फसल प्रबंधन, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ममता जी से। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, मौसम वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार KVK कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसान भाई के लिए जो मानसून है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसलों की पैदावार है या उसकी बढ़ोतरी है, उसमें जो है पानी है या जो मानसून है उसका बहुत योगदान है। तो मानसून है क्या मैम? जी, आपने सही कहा कि जो किसानों के लिए मानसून है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो 80% बारिश होती है पूरे साल की, वो मानसून सीजन के दौरान ही होती है और हम भारतीय जो जनता है वो 57% कृषि पर निर्भर करती है जी। तो आपने पूछा कि मानसून है क्या। मानसून अरब और हिंद महासागर से उठने वाली जो जलवाष्प है, उनकी जो हवाओं की दिशा है दक्षिण पश्चिम, उसको हम बोलते हैं मानसून जी। ये नमीयुक्त हवाएं होती हैं और ये जून से सितंबर तक सक्रिय होती हैं और ये पूरे भारत में वर्षा करती है। इन 4 महीनों में भारत की 80% वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को हम मानसून वर्षा कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ये जो मानसून है अपने हरियाणा प्रदेश में कब आ रहा है? हरियाणा प्रदेश में जो मानसून है वो आ चुका है। इसकी जो सामान्यता जो तारीख होती है वो 30 जून होती है जी। लेकिन ये हरियाणा में 2 दिन पहले ही आ चुका है, जो कि 28 जून को जी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मानसून है सबसे पहले केरल में आता है और ये 1 जून को आता है जी। तो उसमें भी ये पहले आ गया है। डॉक्टर साहब, जो किसान भाइयों ने फल और सब्जियां लगा रखी हैं, तो मानसून अब आ गया, तो मानसून का क्या प्रभाव फल और सब्जियों पे पड़ेगा? जी, मानसून के सीजन में क्या होता है कि तापमान है एकदम ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कभी वो 42 हो जाता है, कभी वो 35 हो जाता है। ऐसी जो नमी है वो वातावरण में बहुत अधिक हो जाती है जी। तो इससे जो सभी फसलें हैं वो प्रभावित होती है। तो मौसम का जो मिजाज है वो हम मानव जाति को प्रभावित करता है, वैसे ही वो फसलों को भी प्रभावित करता है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम इसमें देखें तो नमी की मात्रा अधिक होने के कारण और तापमान बढ़ने के कारण फसलों में बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है और कीड़े होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। साथ ही साथ हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से ये कीड़े और बीमारियों की फैलने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे समझे, धान की फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक जो कीट है वो ज्यादा पैमाने पर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। गन्ने की फसल में पायरिला, गुरदासपुर बेदक, जड़ बेदक, सफेद मक्खी, तराई बेदक जैसे कीट है
जी। बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे ही जो लाल सड़न रोग है जिसे रेड रोट भी बोलते हैं गन्ने की फसल में, उसकी संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब। अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में गोप छेदक जो कीट है उसकी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ये तो हमने बात की फसलों की। ऐसे ही सब्जियों में भी है। सब्जियों में अगर हमने नर्सरी की हुई है, लगाई हुई है, मिर्च की है, टमाटर की है, तो उनमें डैम्पिंग ऑफ जिसे आद्र गलन कहते हैं और जड़ गलन कहते हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं। और साथ के साथ अगर जिन्होंने नर्सरी के बाद बेल लगा रखे हैं, बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं जैसे घिया, तोरी है, करेला है, उनमें क्या होता है कि तापमान एकदम ऊपर जाता है, नीचे जाता है। उससे क्या होता है कि फल आता है, फल तो आता है लेकिन उससे फूल में नहीं परिवर्तित कर पाता। हाँ जी। जैसे कि भी जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें फूल तो आता है लेकिन वो फल में नहीं तब्दील हो पाता क्योंकि तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है जी। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, कीड़े हैं, वो बरसात के मौसम में अधिक आते हैं। उनके फैलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यानी कि डॉक्टर साहब जो नमी है वो मुख्य कारण है कि जो बरसात के मौसम में नमी है उसमें ये जो कीटों को बढ़ावा मिलता है और वो तेजी से फसलों पे आक्रमण करते हैं, तो बीमारियां ज्यादा आती हैं इसमें। फसल फूल जनित जो भी बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं हवा के माध्यम से। डॉक्टर साहब एक और चीज है कि जब जो फल और सब्जियां हैं बरसात के मौसम में उनका प्रबंधन किस तरह करें? ये सबसे आपने मुख्य क्वेश्चन पूछा है कि जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनका प्रबंधन कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गन्ना की जो फसल है उसमें जो लाल सड़न जो रोग है वो आ जाता है। तो इसका हमें अगर ये रोग एक बार आ गया तो किसान भाई को क्या जरूरत है कि वो जो इस खेत के चारों ओर मेड़ बना ले, क्योंकि इस रोग से अगर ये जो रोग है अगर इस खेत का पानी दूसरे खेत में जाएगा तो वो खेत भी क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, जो सिंचाई वाला जिस भी खेत में लाल सड़न रोग हो गया है उसके चारों ओर मेड़ बना ले, उसका पानी दूसरे खेत में ना जाने दे और उस खेत को मोड़ी फसल ना ले। और दूसरा उसकी ऐसे काश्त लें जो क्या करे, रेड रोट के प्रति क्या संवेदनशील ना हो। और जो अलग अलग बीमारियां मैंने बताई हैं, पत्ता लपेट है, तना छेदक है, इनके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में आए और विशेषज्ञ की राय लें। दूसरा आपने पूछा कि फसलों का प्रबंधन कैसे करें। मॉनसून के सीजन के दौरान बारिश या तो अधिक होगी या फिर बहुत कम होगी। अगर बारिश अधिक होती है तो मेरा निवेदन है किसान भाई क्या करें, जल निकास का प्रबंध करें। अगर बारिश कम होती है तो जो भारत की जो कृषि है वो जो सिंचित क्षेत्र है, हमारे जो 50% सिंचित क्षेत्र है और वो क्या करता है कि वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी जो वर्षा है वो कम होती है तो उसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की आवश्यकता है ताकि हम कम पानी की स्थिति में भी सरवाइव कर पाए। जैसे कि धान की सीधी फसल, धान की सीधी बुआई, इस टेक्निक में क्या होता है कि किसानों का 20 से 25% क्या हो जाता है, पानी बच जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि समाचारों में सुनते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान दिया जाता है कि अगले 48 घंटों मौसम ऐसा रहेगा या अगले 1 महीने तक ऐसा रहेगा, 5-6 दिन ऐसा मौसम रहेगा। तो पूर्वानुमान का क्या लाभ है किसान भाइयों को, कि उनको क्या फायदा मिलेगा इससे? सबसे पहले तो पूर्वानुमान के महत्व को समझे कि ये हमारे लिए आज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। आप 1980 के दशक के बाद से जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो गया है। कार्बन के उत्सर्जन की वजह से जो पृथ्वी का जो तापमान है वो सामान्य से बढ़ गया है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण है, जिसकी वजह से आकस्मिक एकदम बारिश होना, बारिश की तीव्रता अधिक होना, अत्यधिक ठंड पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना जैसी जो संभावनाएं हैं जो वो बहुत अधिक हो गई है। आप अभी देख लीजिए जो हमारा जो गर्मियों का जो सीजन गया है उसमें जो तापमान है बहुत सारे जो हरियाणा के जिले हैं उनमें भी 50 डिग्री से ऊपर चला गया, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे ही अगर पीछे हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियां बहुत लंबी पड़ी थी, काफी एक्सट्रीम लेवल तक ठंड थी और वही पिछले बार क्या हुई, बारिश बहुत ज्यादा हुई। तो अगर ये चीजें हैं, मौसम है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, हमें इसको क्या प्रेडिक्ट करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको इसके अनुसार अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब आपने कहा कि मौसम पूर्वानुमान है कि कैसे प्राप्त करें।
तो इसको प्राप्त करने के अलग अलग माध्यम हैं। आप अलग अलग माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो अपना नंबर है रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे उनके पास क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मैसेज आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो किसान भाई को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना, तो वो कहाँ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं? वो अपना नंबर खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं या वो कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं। हम उनका नंबर रजिस्टर कर देंगे। उनके पास 2 अलग अलग माध्यम से मैसेज आएंगे, एक तो किसान सारथी से और दूसरा जो हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो मौसम विज्ञान विभाग है वहाँ से मैसेज आते हैं। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में आए या फिर आप अपने घर में किसी भी पढ़े लिखे से संबंधित से अपना नंबर खुद भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपना मौसम जो HGU की वेबसाइट है उस पर जाएं और अपना नाम, पिताजी का नाम और जिला डालकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ममता जी, आप तो मौसम वैज्ञानिक हैं, तो इस बार मानसून पूर्वानुमान कैसा रहेगा? जी, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है वो हर साल है मौसम का पूर्वानुमान देता है। उन्होंने अब की बार जो पूर्वानुमान दिया उन्होंने बताया है कि जो मानसून सीजन के दौरान जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान जो मानसून जो वर्षा है वो सामान्य होने का पूर्वानुमान दिया है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और मैं बता दूं, जो हमारे कुरुक्षेत्र जिले में जो मानसून के दौरान जो वर्षा होती है वो 550 mm से 650 mm तक वर्षा होती है, जो कि सामान्य होती है। ये पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिया है। डॉक्टर ममता जी, आपने मानसून के ऊपर या इस मानसून के मौसम में फसल प्रबंधन किस तरह करना है इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये तो ली जानकारी मानसून के मौसम में फसल प्रबंधन पे, और साथ में जब मौसम की बात चल रही है तो बात करें आज के और कल के मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड भाई। और साथ ही भाइयों, कल जो है हरियाणा प्रदेश के कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी की भी संभावना रहेगी। और साथ में बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन शुक्रवार और चर्चा करेंगे कार्यक्रम में बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच और नए बाग लगाने में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल। साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे भाइयों छोटे कटड़ू और बछड़ुओं के लिए संतुलित आहार के महत्व पर, और जानकारी लेंगे वर्षा ऋतु में मधुमक्खी वंशों की प्रबंधन पर भाइयों। और एक करें भाइयों चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत गवार की बिजाई पे। किसान भाइयों, गवार अपने हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में खरीफ की जो मुख्य फसल है बाजरा, उसके बाद दूसरी मुख्य फसल है, और सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक प्रदेश जो है इसके मुख्य जिले हैं जहां पर गवार की पैदावार ज़्यादा ली जावे है। बात करें गवार की उन्नत किस्म की, तो जो इसकी मुख्य किस्म है भाइयों है HG 75। इस किस्म के पौधे झाड़ीनुमा और अधिक शाखाओं वाले हैं, और यह किस्म भाइयों 110 से 115 दिन में पक कर तैयार हो जाए, और अधिकतर भाइयों फलियां जो है एक सार ही पके हैं। साथ ही इसका दाना आकर्षक और साथ ही ये क्रीम जैसा सफ़ेद दिखाई दे हुआ है, और यह किस्म भाइयों बीमारियों के लिए सहनशील है। साथ ही इसमें अधिक गोंद उत्पादन करने की जो है क्षमता भी है, और इस किस्म में भाइयों 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से दाने की औसत पैदावार किसान भाई ले सके हैं। दूसरी किस्म भाइयों HG 365। यह किस्म जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता तो है इस किस्म की, साथ के साथ भाइयों इसका जो पौधा है वो छोटा रवा है और ये जल्दी पकने वाली किस्म है। यह किस्म भाइयों 85 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाए, और इसका जो दाना है वो छोटा और स्लेटी रंग का हुआ है, और दाने की औसत पैदावार जो है किसान भाई 6.5 से 7.5 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और दानों में भाइयों गोंद की मात्रा 30% को है, और कम समय में पकने के कारण भाइयों इस किस्म की जो कटाई के बाद किसान भाई राया की फसल भी ले सके हैं। और एक किस्म है HG 563। यह किस्म भी भाइयों जल्दी पकने वाली किस्म है, जो कि 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाए, और इसके पौधों पर जो फलियां हैं वो पहली और जो दूसरी गांठ है उसके शुरू होते ही शुरू हो जाए, और इसका जो दाना है वो चमकदार, और HG 365 के दाने के बराबर इसका दाना मोटा हुआ है। और यह किस्म भाइयों गवार की सभी जो बीमारी है उनकी प्रतिरोधी है, और इस किस्म की पैदावार किसान भाई जो है लगभग 7 से 8 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। एक किस्म है भाइयों HG 220।
यह किस्म 90 तो 100 दिन में पक्का तैयार हो जाए और इसकी फड़ियों में दानों की संख्या अन्य किस्मों की तुलना में ज़्यादा हो है। और ये किस्म भाइयों जीवाणु से पैदा वाले रोग हैं, जिस तरह जीवाणुज पत्ता अंगमारी रोग है, जड़ गलन का रोग है या अल्टरनेरिया अंगमारी रोग है, उनके प्रति रोग प्रतिरोधी है और इनके दानों की पैदावार किसान भाई 8 से 9 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। बात करें भाइयों बिजाई के समय की, तो देर तक पकने वाली जो किस्म है खासतौर पर जो HG 75 है, उसकी बिजाई किसान भाई जो है मध्य जुलाई तक भी कर सके हैं। और बीज की मात्रा और बिजाई का तरीका क्या होगा, तो गवार की जो फसल है अगर हम उसकी उन्नत जो किस्में हम बिजाई कर रहे हैं तो उन्नत किस्मों की बिजाई जो है उनमें बीज की मात्रा सब में अलग अलग है। जिस तरह HG 365, HG 563, HG 220 कि 1 एकड़ में भाइयों बिजाई खातर 5 से 6 किलोग्राम और HG 75 के लिए भाइयों 7 से 8 किलोग्राम बीज की हमने जरूरत पड़ेगी। बिजाई खुट्टों में 45 सेंटीमीटर और पौधों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और HG 365 और HG 563 की बिजाई खातर भाइयों खुड्डों में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और एक बात का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी बीज की बिजाई करें तो उससे पहले बीज का उपचार जरूर करें। अधिक पैदावार लेने खातर भाइयों फसल की जो प्रमुख बीमारी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उससे बचाने खातर भाइयों और साथ ही नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो तत्व हैं उनकी पूर्ति खातर जो अनुमोदित करी गई फफूंदनाशक और जो राइजोबियम और PSB कल्चर के जो बीज हैं, जो PSB कल्चर है उससे बीज का उपचार जरूर करें। और इस खातर भाइयों 1 एकड़ के बीज ने 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में आधे घंटे तक भिगो कर रखें और उसके बाद आधे घंटे तक इसने छाया में सुखा कर उसके बाद बीज का जो है राइजोबियम और PSB कल्चर तय या फिर जो दूसरी जैसे हम दलहनी फसलों का उपचार करें उस तरह इसका उपचार करें और उपचारित बीज ने भाइयों आधे घंटे तक छाया में सुखा कर उसके बाद इसकी बिजाई करें। और बात करें उर्वरक की, तो गवार की जो है अधिक पैदावार लेने खातर भाइयों 16 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस और 8 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन 1 एकड़ के हिसाब से भाइयों बिजाई तक पहला उसने डालें। और यदि खेत में गंधक की कमी है तो 8 किलोग्राम गंधक प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई तक पहला डालें। तो यह तो बात करी भाइयों गवार की उन्नत बिजाई पे। ईब कराओ भैया का मनोरंजन, सुनो लोकगीत। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केड़े जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। पल्लाठा मुँह देखण लगी, पल्लाठा मुँह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला,
सत बहू का जन तेरा चालू जाड़ा सब ते ढंगे निराला से हाँ सब ते ढंगे निराला से बहु धन से जिसने जाई चाल बहु घर उठली फिर क्यों देर लगाई तेरी ताय से पिता से कहती हो के बहु मिल के तारण आई चाल बहु घर उठली फिर क्यों देर लगाई सारा शहर सराहना करता सारा शहर सराहना करता सब ते सुथरा भाग तेरा पत्ती मिला से जोड़ी का यो ते गोवण जलता गे तेरा फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा यो नंदी का भाई चाल बहु कर उठले फिर क्यों देर लगाई तेरी ताय से पिता से कहती हो के बहु में के तारण आई चाल बहु कर उठले फिर क्यों देर लगाई तुल्ले रामे शरण सतगुर की तुल्ले रामे शरण सतगुर की कार सीख ली गावन की सत की डोर जा छूट हाथ में फेर नहीं अथावन की तेरे बहु अड़ आवन की हाँ तेरे बहु अड़ आवन की मारे घर घर पट्टे मिठाई चाल बहु घर उठले क्यों देर लगाई तेरी ताय से पिता से कहती हो के बहु मिल के तारण आई चाल बहु घर उठले क्यों देर लगाई। ये तो सुना भैया ने लोकगीत। ये बोले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कृषि का आधुनिक समय में महत्व। भाइयों किसान भाइयों हम सब जाने हैं कि आज की जो कृषि प्रणाली है उसमें खेती में रसायनों का प्रयोग हमारा दिन ब दिन बढ़ता जाने लग रहा है और इसके दुष्परिणाम हमने अलग अलग रूपों में अपने समाज में देखने भी मिलने लग रहे हैं। और जैविक खेती जो है उसकी वजह से एक मुख्य विषय बन गया आज का कि हमने जैविक खेती करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है। क्योंकि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का साधारण सा अर्थ है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखना। तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर खेती बाड़ी करना जो कि अपने देश की तो बहुत पुरानी परंपरा भी रही है और इससे जो है जो खेती बाड़ी में जो रसायन है उसका इस्तेमाल भी हम कम कर पाएंगे। और ख़ासतौर पर जो पिछले 2 दशक हैं उसमें तो भारत में कृषि में रसायनों का प्रयोग लगातार बढ़ा है, जिसके कारण भाइयों हमारी जो ज़मीन है, जल है, वायु है, उसके साथ साथ जो हमारे विचार और सोच है और हमारा पर्यावरण है वो सब कुछ बिगड़ता चला गया। और इन्हीं कारणों के कारण भाइयों जो है नई नई समस्या पैदा होने लग रही है और इन सभी समस्याओं का निदान हम पास का है जैविक खेती करके। तो जैविक खेती और जो प्राकृतिक खेती है वो कोई नई पद्धति नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में तो भाइयों ये जो जैविक खेती है और प्राकृतिक खेती सदा तक करी आई गई है। बात करें कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती हम जो करें हैं तो उसके फायदे के हैं। एक तो इससे भाइयों शुद्ध वातावरण रवा है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रवा है, टिकी रवा है। साथ ही पानी की हमने कम जरूरत पड़ा है और मिट्टी के जो सभी उपयोगी जो पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्वों की हमने पूर्ति हो जाए। साथ ही जो मानव का स्वास्थ्य है उस खातर भी लाभकारी है और कम लागत में हम अधिक उत्पादन ले पाए हैं। साथ ही संतुलित और जो जैविक चक्र है उसने बढ़ावा देकर हम जैविक विविधता को भी संरक्षित कर पाएंगे। जो मित्र कीट है मिट्टी में, केचुए हैं,
उनकी जो है संख्या तेजी तक बढ़ेगी। साथ ही हानिकारक जो रसायन है उससे मुक्ति मिलेगी और हमारा जो भोजन है वो भी रसायनतः मुक्त हो जाएगा। साथ ही निर्यात बाजार जो है उसमें भी अनिवार्य तथा जो अधिक विदेशी मुद्रा है वो हम कमा पाएंगे, क्योंकि जो जैविक खेती या जो प्राकृतिक तरीके से खेती करी जाओ है उसकी मांग ज़्यादा है, तो आसानी तो किसान भाई जो है अपने उत्पादन है मंडी में बाजार में बेच पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले पाओगे। ये बात करें भाइयों जैविक खेती के जो मुख्य घटक हैं, उनमें मुख्य घटकों में हम जो जैविक खेती है इसी पद्धति है जिसमें हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों और जो खरपतवार नाशक हैं उनकी जगह पर हम जीवाश्म खाद, जैविक खाद, कीट जैवनाशी और बायो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे है और रसायनों से हम मुक्त रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से भाइयों जैविक खाद में एक तो गोबर की खाद, साथ ही इसमें हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट, इनका इस्तेमाल करके हम जो है जैविक खेती कर रहे हैं। जिस तरह हरी खाद में भाइयों हम 2 फसलों के बीच में जल्दी बढ़ने वाली जो एक दलहनी फसल है उसने लेकर उसने हरी अवस्था में भूमि में मिला दें तो यह हरी खाद के अलावा है, और यह फसल जो है ये जो फसल को आवश्यक पोषक तत्व हैं उनने भी पूरे कर पाए हैं, साथ ही साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी ज़मीन में मिले हैं और ज़मीन की जो भौतिक दशा है वह बड़ी तेज़ी से सुधरे है। तो ये तो बात करी भाइयों जैविक और प्राकृतिक खेती का आधुनिक समय में इस समय में कितना महत्व है, क्योंकि हम रसायन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन्हें एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो रासायनिक खेती छोड़कर धीरे धीरे हम अगर प्राकृतिक खेती और जो जैविक खेती है उस पर आएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, हमारी नदी तालाब और पेड़ पौधे हैं वो सब स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो भाइयों करी चर्चा प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कृषि के आधुनिक समय के महत्व पर। भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।